नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका विज्ञान विषय का नया चैप्टर 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है? प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसके अंकों के बारे में। नए रिवाइज सिलेबस के अनुसार इसको 6 अंक का कर दिया गया, यानी 6 नंबर का पार्ट है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। आप इस पार्ट को अगर अच्छी तरह समझ लेते हो तो अपने माइंड से भी इन प्रश्नों को, इस एग्जाम में जो आने वाले इसके प्रश्न है उसका उत्तर दे सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह इस चैप्टर को करना है ताकि आपके 6 में से पूरे 6 नंबर लाए जा सकें। तो देखो इसके अंदर पढ़ना क्या है, अपने प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले अपने को संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन प्राकृतिक संसाधन से। पढ़ने से पहले अपने देखते हैं जो मानव है या अपन है या कोई भी जीव है, जो कोई भी जीव की बात करें तो ये जो जीव है वो किससे घिरा हुआ है? जैविक और अजैविक दोनों कारकों से। कौन सा होते हैं? एक तो होते हैं जैविक कारक और दूसरा है अजैविक कारक। इनसे क्या होता है? घिरा रहता है। जैविक कारक और अजैविक कारक से कोई भी जीव घिरा रहता है। जैविक कारक के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे कोई भी जीव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये आते हैं जैविक कारक के अंदर। अजैविक कारक के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे हो गया हवा, पानी, प्रकाश, ये क्या होते हैं? अजैविक। जैविक का मतलब होता है सजीव से और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव से। लेकिन ये जैविक और अजैविक कारक मिलकर ही क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैविक कारक और अजैविक कारक मिलकर क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन प्रकृति में क्या है? आपने देखा है जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से क्या है? प्रकृति और इसके बीच में एक सामंजस्य बना हुआ है, एक आपस में एक कह सकते हैं संबंध बना हुआ है। तब से क्या कर रहा है मानव? इस प्रकृति को लगातार क्या कर रहा है? इसके साथ अब इस तरह से चल रहा है कि इसका कोई नुकसान न हो। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो इसका क्या हो रहा है? अत्यधिक दोहन हो रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से मिलने वाले हमारी जो चीजें हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिनसे क्या कर रहा है? वो अत्यधिक दोहन कर रहा है। मतलब उपयोग करने के साथ ऐसा उपयोग कर रहा है जिससे उसको नुकसान भी हो रहा है, जिससे क्या है? अपने कई प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक दोहन से कई प्रकार की आपदाएं, जैसे अपन बात करें भूकंप या सुनामी या बाढ़ आना, और भी जैसे सूखा पड़ना, इस तरह की बहुत सारी कई तरह की आपदाओं का सामना करने को पड़ रहा है। किसके कारण? इन जो प्राकृतिक संसाधन है इनके अत्यधिक दोहन से। पिछले कुछ सालों में जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका बहुत ज्यादा अत्यधिक दोहन होने लग गया, जिसकी वजह से क्या है? कई तरह की आपदाओं का अपने को सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो वैदिक काल से ही क्या है? भारत में वैदिक काल से क्या माना जाता है? जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे? प्रकृति को, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको क्या है? देव तुल्य मानते थे, मतलब देवता के समान मानते थे। जैसे अपन बात करें, अपन कहते हैं सूर्य देवता, ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, वन हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, वो क्या इनको देव तुल्य मानते थे। देव तुल्य मानने से क्या है? लोग इनकी पूजा करने लगे, इनको संरक्षित करने लगे, इनको बचाने लगे, इनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, जिससे क्या हो? अपने प्रकृति को नुकसान नहीं हो। अपन देखते हैं सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ठीक है, ऐसे ही अपन पृथ्वी की और बहुत सारे जैसे पेड़ पौधों की, इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है, ताकि उनको क्या किया जा सके? संरक्षित किया जा सके, उनको बचाया जा सके। लेकिन अपन बात करें, अब आगे जो बात करेंगे अपन चैप्टर के बारे में, प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार के हैं। अब देखो अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या तात्पर्य, उनसे क्या मतलब है उसके बारे में, यानी प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य मतलब उनका क्या मतलब है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो संसाधन किसे कहते हैं। मेन बात यहाँ पर है, अपन संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम ही है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो ये संसाधन का मतलब क्या होता है पहले अपने को वो देखना है। तो संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, जिसका अपन उपयोग करते हैं। हमें जो क्या है? इन वातावरण से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं, अगर
मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यानी मनुष्य के जो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो काम में आती है, या फिर उसमें कुछ बदलाव करके जो काम में लिया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कुछ उसमें बदलाव करके जो काम में लिया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या कहलाते हैं? प्रमुख जो वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। या फिर अपन कह सकते हैं वातावरण से प्राप्त हुई वस्तुएं जो हमें क्या करती है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो कहलाती है संसाधन। अब देखो यहां पर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या हो गया? एक तरह से प्राकृतिक संसाधन, या फिर इसका दूसरा प्रकार कह सकते हैं। वैसे तो अपन चाहे तो कह सकते हैं संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक नाम से ही पता चल रहा है, यानी हमें वही वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक है, और जिसका उपयोग अपन करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन। कृत्रिम संसाधन कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधनों में कुछ बदलाव करके अपने प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, सूर्य है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, जिससे अपने को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। वहीं अपने घर में लाइट की बात करें, एक बल्ब होता है, वो क्या है? कृत्रिम संसाधन है। वो भी क्या करता है? लाइट उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन सूर्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति का संसाधन है जो हमें प्रकाश दे रहा है। वहीं बल्ब की बात करें तो बल्ब क्या है? मानव द्वारा बनाया गया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिसका अपन उपयोग अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनते रहिए आप। अगर लगातार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपने ये जो बातें ध्यान से सुनी है वो आपको याद भी रह जाएगी, और आप फिर अपने हिसाब से अपने शब्दों में इसका आंसर बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, मतलब उसका प्रयोग अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी कितनी मात्रा है, या अब मात्रा बची है, या फिर अपने को उसकी मात्रा के बारे में पता ही नहीं है, इसके आधार पर, यानी विकास एवं प्रयोग के आधार पर पहला प्रकार हो गया। दूसरा जो प्रकार है उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो कैसे बने हैं या किस प्रकार के हैं वो, ठीक है, तो ये इसका दूसरा है। और तीसरा है भंडारण एवं वितरण के आधार पर, यानी कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं, क्या वो सभी जगह पाए जाते हैं या फिर विशेष जगह ही पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर अपने क्या है? प्राकृतिक संसाधन है प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है भंडारण या वितरण के आधार पर। अब अपन इसको क्या करेंगे? तीनों को एक एक में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन है 2 प्रकार के हैं। विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक का मतलब अपन क्या है? इन सारी परिभाषाओं को नाम से रिलेटेड करके याद करना है ताकि अपन आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखो वास्तविक का मतलब क्या होता है? वे संसाधन जो वास्तव में अभी अपन यूज कर रहे हैं और जिसकी मात्रा भी अपने को पता है। जैसे कोई भी संसाधन है जिसका अभी अपन यूज कर रहे हैं वर्तमान में, और उसकी मात्रा भी हमें पता है कितनी है, इस प्रकृति में उसकी मात्रा कितनी है, तो उस प्रकार के संसाधन को कहते हैं वास्तविक संसाधन। देखो वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता है और जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें कोयला, अपने को पता है अपने जो पृथ्वी है इसके अंदर क्या है? कोयला जो निकलता है, ठीक है, कोयला जो निकलता है उसकी मात्रा कितनी है वो अपने को पता है। क्या लगातार इसी तरह से उपयोग करते रहे तो थोड़े समय में ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यानी इसकी मात्रा पता है तभी तो अपन कह रहे हैं समाप्त हो जाएगा थोड़े समय में। ऐसी बात करें तेल की, यानी पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है? पृथ्वी के अंदर उसकी मात्रा निश्चित है। प्राकृतिक गैस है उसकी मात्रा क्या है? निश्चित है। वो एक ना एक दिन अगर लगातार इस तरह उपयोग करते रहे तो वो समाप्त हो जाएगी। ये अपने को पता चला उसकी मात्रा पता होने से। उसके बाद में है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी पाई जाती है, अब ये इसको देखो, कोयला जर्मनी में प्राप्त कोयला, तेल मध्य एशिया से प्राप्त तेल, और ये काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इनकी मात्रा हमें पता है और इसका उपयोग भी अपन अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो संसाधन जो हमें उपयोग कर रहे हैं और जिसकी मात्रा हमें पता होती है वो कहलाते हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक प्रकार का एक प्रकार होता है जिसका विकास एवं प्रयोग के आधार पर पहला प्रकार है वास्तविक संसाधन। दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य का मतलब संभावना से, वे संसाधन जिसकी मात्रा हमें पूरी पता नहीं है और जिसका उपयोग अभी अपन
नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि भविष्य में आगे कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन आगे आने वाले समय में अपन कर सकते हैं। तो वे संसाधन, देखो क्या लिखा है, वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता नहीं है और जिनका प्रयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसको, परंतु भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वे सारे संसाधन कौन से कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। कौन से? संभाव्य संसाधन। और जैसे देखो यूरेनियम, आपने जो भारत के अंदर, लद्दाख के अंदर प्राप्त हुआ है, एक तत्व है एक प्रकार का यूरेनियम, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी है ये भी पता नहीं है, और हो सकता है ये आगे आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी तत्व साबित हो सकता है। तो इस प्रकार के, या बात करें आज से 10-20 साल पहले के बारे में, तो पवन चक्की के बारे में पता नहीं था। पवन चक्की आपने देखा होगा, इस तरह का विद्युत उत्पादन के लिए इस तरह का पंखा बना होता है बड़ा सा, इसको क्या कहते हैं? पवन चक्की। ये घूमता है तो विद्युत उत्पन्न होता है। इसके बारे में पहले, आज से 20 साल पहले पता नहीं था। ये क्या था? संभाव्य संसाधन था। लेकिन अब इसके बारे में अपने को पता चल गया, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया अब वास्तविक संसाधन, ठीक है। बाद में उसकी जानकारी मिल जाती है और कितनी उसकी मात्रा है उसके बारे में भी पता चल जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? वास्तविक संसाधन का बन जाता है। लेकिन जब तक उसके बारे में पता नहीं है तो वो क्या रहेगा? संभाव्य संसाधन रहेगा। तो पहला जो प्रकार है विकास के आधार पर, इसके दो प्रकार हैं, वास्तविक और संभाव्य। आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन का दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार जो अपने पढ़ा था, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर अपन बात करें, यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या वो किस प्रकार के संसाधन है, तो उसके आधार पर अपन प्राकृतिक संसाधनों को फिर से दो भागों में बांटते हैं। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर एक जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको नाम से याद रखना है। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जो सजीव या जीवित वस्तुएं जो भी होती है वो जैव संसाधन कहलाती है। सजीव या जीवित वस्तुएं जो भी है वो जैव संसाधन कहलाती है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मानव हो गए, ये सारे क्या हैं? जीवित हैं। तो इनको अपन क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। अपने जैविक कारक जो पहले पढ़ा था, वो जैविक कारक स्टार्टिंग में जो अपने पढ़ा था वही क्या होते हैं? जैव संसाधन। यानी जीवित वस्तुएं जो भी है, या कोई सजीव है, जीवित वस्तुएं कहो या सजीव कहो। अब सजीव और निर्जीव क्या होते हैं ये आपको पता है। सजीव कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं और जो क्या करते हैं, जिनके शरीर में वृद्धि होती है, वो क्या होते हैं? जीवित वस्तुएं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे सजीव या जीवित वस्तुएं जो क्या कहलाती है? जैव संसाधन कहलाती हैं, ठीक है। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या फिर मानव, ये सारे क्या हैं? जैव संसाधन है। दूसरा देखो अजैव संसाधन। अजैव का मतलब जो जीवित नहीं होंगे या फिर निर्जीव होंगे। तो जो वस्तुएं क्या होती है? निर्जीव होती है या जो जीवित नहीं होती हैं, वो संसाधन कहलाते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं वायु हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सारे क्या हैं? निर्जीव हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो ये क्या हो गए? अजैव संसाधन। तो अपने उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के देखे, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। उसके बाद अगला जो प्रकार, तीसरा और अंतिम प्रकार है, वो वितरण या भंडारण के आधार पर अपन देखते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वितरण या भंडारण के आधार पर। देखो पहला है सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक का, सर्व का मतलब क्या होता है? सभी, और व्यापक मतलब अपन एक तरह से मान सकते हैं स्थान। यानी वो संसाधन जो सभी स्थानों पर उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा, तो हवा अपने को इस पृथ्वी पर क्या है? सभी जगह मिल जाती है। अपन सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हवा क्या है? सभी जगह मिल जाती है, ठीक है। तो वो संसाधन जो सभी जगह, या वो वस्तुएं जो सभी जगह उपलब्ध हो जाती है या होती है, सर्वव्यापक संसाधन कहलाती है। जैसे हो गया वायु, ठीक है। अब देखो सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा देखो स्थानिक संसाधन। अब स्थानिक से नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो वस्तुएं कुछ विशेष स्थानों पर ही पाई जाती हैं, सभी जगह नहीं पाई जाती है, कुछ विशेष स्थानों पर ही पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे अपन बात करें तांबा, तो तांबा क्या हर जगह मिलता है? मिट्टी के अंदर नहीं मिलता है। कुछ एक खदानें होती है, अपने को पता है हर जगह अलग अलग। अपने जैसे राजस्थान के अंदर कहाँ पाया जाता है? झुंझुनू के अंदर खेतड़ी में पाया जाता है। तो ये वहां पर एक विशेष स्थान पर ही निकल रहा है, तो वो क्या कहते हैं? वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। लो अयस्क, देखो यहाँ पर एक शब्द है अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है? जिनसे शुद्ध धातु, जैसे लो अयस्क है मतलब लोहे का अयस्क है, उसको शुद्ध करेंगे तो वो क्या होगा? लोहा प्राप्त होगा। यानी उस तत्व का अपन कह सकते हैं अशुद्ध रूप होता है। जैसे तांबे का अयस्क बात करें तो तांबे, उससे क्या होगा? शुद्ध करने पर तांबा प्राप्त होगा। एल्यूमिनियम का अयस्क मतलब उसको शुद्ध करेंगे तो एल्यूमिनियम प्राप्त होगा उसका,
ठीक है, तो ये था इसके बारे में। विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। तो आपने देखो तीनों प्रकार से देखें। पहले देखे अपने प्राकृतिक संसाधन तीन प्रकार के, विकास के आधार पर, दूसरा आपने देखा था उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा देखा उसके भंडारण के आधार पर, ठीक है, या वितरण के आधार पर। तो तीनों के दो दो प्रकार हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अपन देखते हैं वापस जो अपने समझा था प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रकार देखे थे, वापस दोबारा से देखते हैं इस चार्ट से, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो देखो अपने प्राकृतिक संसाधन तीन प्रकार से, तीन भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? विकास या प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा था भंडारण या वितरण के आधार पर। अब देखो सबसे पहले अपन देखा था विकास या प्रयोग के आधार पर। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? वास्तविक संसाधन और संभाव्य। वास्तविक किसे कहा था? जिसकी मात्रा हमें पता है और जो अभी अपन यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संसाधन। जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, या काली मिट्टी हो गया, ठीक है। वहीं बात करें संभाव्य संसाधन, जिसकी मात्रा हमें पता नहीं है और जिसका उपयोग भी अपन अभी नहीं कर रहे हैं, वो संसाधन कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे आपको बताया था एक तत्व है यूरेनियम, जो कहां पर है? लद्दाख में मिला है यूरेनियम। दूसरा देखो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से, बहुत ही सिंपल से प्रकार है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जो भी जीवित वस्तुएं हैं वो जैव संसाधन के अंदर आती है, जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु और मानव। जबकि अजैव संसाधन जो क्या होती है? निर्जीव वस्तुएं होती है या जो सजीव नहीं होती है, वो सारी किसमें आती है? अजैव संसाधन के अंदर। जैसे अपने मिट्टी हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ये सारे क्या है? अजैव संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड प्रकार से आते हैं भंडारण या वितरण के आधार पर भी इसके दो प्रकार हैं, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब वो संसाधन जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे वायु, और वे संसाधन जो कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते, वो क्या कहलाते हैं? स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपने कहा था तांबा, लोह अयस्क, ये क्या होते हैं? कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो ये थे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, और उन प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है इसके आधार पर, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संसाधन को दो अन्य महत्वपूर्ण प्रकार में भी बांटा गया। इसमें से प्रश्न आपको कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है, या तो इसके अंदर अंतर पूछ लेता है या फिर इन दोनों की परिभाषा। तो अन्य दो प्रकार कौन से हैं? पहला है नवीकरणीय संसाधन। कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका उपयोग अपन क्या करते हैं? एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, और जिसकी मात्रा क्या है? जैसे देखो अपन परिभाषा देखें, वे वस्तुएं जिनको दोबारा बनाया और उपयोग किया जा सकता है, जिनको दोबारा बनाया भी जा सकता है और जिनका उपयोग भी दोबारा किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय का मतलब दोबारा से नया बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर देखो जो सूर्य से जो लाइटें होती है, अपने सौर जो पैनल होते हैं उससे अपन सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग कर लिया, फिर दोबारा से सूर्य से बनती रहेगी, तो ये क्या होते हैं? सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलती रहेगी, ऊर्जा बनती रहेगी, तो ये क्या है? इनको दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है, और इनसे क्या होता है? ये क्या है? जिनको दोबारा बनाया भी जा सकता है और उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद देखो अगला जो प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन। देखो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन मतलब वे वस्तुएं जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा बनाया या दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं वो संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कोयले का निर्माण कैसे हुआ। जैसे अपन कहते हैं लाखों वर्ष पहले पृथ्वी का जो उथल पुथल हुआ था, उसके अंदर पेड़ पौधे जो पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और जो उसके बहुत ज्यादा दाब और पृथ्वी के ताप के कारण क्या हुआ? वो किसमें बदल गए? पेड़ पौधे कोयले के अंदर। उसके अंदर आपको पता है लाखों करोड़ों साल लगे। तो अब दोबारा से कोयला बनाने के लिए क्या होगा? लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो ठीक है, यानी वो ना के बराबर है दोबारा प्राप्त करने, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल की बात करते हैं और ऐसे ही प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, जिनको दोबारा से बनने में, अपने आप प्राकृतिक रूप से बनने में उसे लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। तो वो क्या है? एकदम ना के बराबर है, यानी दोबारा बनाना उसको बिल्कुल संभव नहीं है। तो वे वस्तुएं जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा उनको बनाया या उपयोग नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन दोनों को महत्वपूर्ण जो अन्य प्रकार है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, और इस आप चार्ट को अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपस में कौन सी परिभाषा किसके अंदर है, क्योंकि आपने उसको नाम के आधार पे समझा है। देखो वास्तविक मतलब जो वास्तव में अभी प्रेजेंट है और उपयोग कर रहे हैं, संभाव्य का मतलब जिसकी संभावना है, जैव का मतलब सजीव से, अजैव का मतलब निर्जीव से। वही बात करें सर्वव्यापक मतलब सभी स्थानों पर, स्थानिक मतलब विशेष स्थानों पर।
तो अगर आपने इस नाम से याद किया है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एक नाम से आप पूरी परिभाषा बना सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार देखे थे, इसके बाद में अपन देखते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? इनका मैनेजमेंट करना, इनको सही मैनेज करना। देखो अपने जो बात करते हैं, जब इंसान शुरू से ही क्या है, आदि मानव आदि काल से क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। दोहन मतलब इनका अत्यधिक उपयोग कर रहा है। लेकिन जब आदि काल की बात करें, आदि मानव के समय, वैदिक काल की बात करें, तो तब क्या थी? जनसंख्या बहुत कम थी और पर्यावरण बहुत ज्यादा संतुलित था। लेकिन उस समय उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो इनका उपयोग क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। तो उपयोग बढ़ने के साथ साथ अपने को प्राकृतिक संसाधनों की क्या होने लगी? अधिक आवश्यकता होने लगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इनका पिछले कुछ वर्षों से इतना ज्यादा उपयोग होने लग गया, इसका मतलब आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करने लगे। तो इनसे क्या हो सकता है? इनकी जो जल्दी क्या हो जाएंगे, ये समाप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसका मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इनका प्रबंधन करते हैं। तो देखो प्रबंधन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले है न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। इनका क्या करें अपन? न्याय संगत उपयोग करें और इनका संरक्षण करें। संरक्षण मतलब बचाएं। तो देखो प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध यानी योजना बनाकर इनका उपयोग करना, न्याय संगत उपयोग करना। न्याय संगत मतलब जितनी जरूरत होती है उतना ही उपयोग करना, आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना या फालतू काम वेस्ट नहीं करना, और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। विवेकपूर्ण मतलब जितनी अपने को आवश्यकता है उतना ही उपयोग किया जाए, फालतू काम वेस्ट जैसी ऐसी चीजें जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर उसका उपयोग नहीं किया जाए, ठीक है। किया जाए तो उससे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। तो अपन अपने भविष्य में अधिक समय तक क्या करते हैं? इनका लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो क्या है, इनका अत्यधिक दोहन होता रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे? बहुत ही जल्दी समाप्त भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने कहा संरक्षण, तो संरक्षण करने का प्रबंध उपयोग एवं संरक्षण, ठीक है। लेकिन संरक्षण का मतलब यहाँ पर संरक्षण का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अपन क्या करें? उनका उपयोग ही करना बंद कर दें। जैसे प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग करना ही बंद कर दें, या फिर उनका उपयोग करने में कंजूसी करें, मतलब जितनी जरूरत है उससे भी कम उपयोग करें, जितनी अपने को आवश्यकता है उससे भी कम उपयोग करना, ऐसा भी नहीं करना। और साथ में आवश्यकता होने के बाद भी भविष्य के लिए बचा कर रखना, ये भी कोई मतलब सही नहीं है। संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि अपने को एक तो जरूरत नहीं है फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, मतलब जरूरत होने पर भी उपयोग नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जरूरत है फिर भी उपयोग करने में कंजूसी कर रहे हैं। और तीसरी बात, अगर अपने पास जरूरत है और उपयोग नहीं कर रहे, उसको भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं, तो ये संरक्षण का मतलब नहीं है। संरक्षण का मतलब ये है कि अपने को जितनी जरूरत है उतना क्या किया जाए? उसका उपयोग किया जाए। हाँ, फालतू काम उसका वेस्ट नहीं किया जाए, ये होता है संरक्षण का मतलब। तो देखो अपने पहले ये बात पढ़ी कि न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण के बारे में। दूसरा है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। देखो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। अपने को पता है कि जो सारा का सारा जो मानव जीवन है, ये मानव है, ये सारा का सारा किस पर है? प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, इसका संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे इसका दोहन होने लग गया तो इसका क्या हो सकता है? जल्दी संतुलन, जो प्राकृतिक संतुलन है वो क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। तो देखो पिछले अपन बात करें अपने जो अभी जो जनसंख्या है उसके बारे में बात करें तो पिछले 200 सालों की जो जनसंख्या थी उससे आज डबल हो चुकी है। तो जनसंख्या दुगनी होने से क्या मतलब हुआ कि जितने प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत थी उससे वो संसाधनों की जरूरत भी क्या होगी? डबल होगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, ठीक है। सभी प्रकार के कपड़ा, भोजन, सब की क्या हो जाएगी? आवश्यकता बढ़ जाएगी। इनकी आवश्यकता बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक होने लग जाएगा। तो देखो इसके अंदर क्या है, पिछले कुछ समय में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि में तीव्र गति हुई है। मतलब पिछले कुछ सालों में जनसंख्या भी बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, और साथ में जो औद्योगिक जो हुए हैं उत्पादन, मतलब उद्योगों का निर्माण और उद्योग से होने वाले उत्पादन, उनकी भी वृद्धि क्या है? अत्यधिक बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ेगी तो ये क्या होंगे? अपने आप ही बढ़ेंगे, जिससे हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, कच्चे माल की खपत क्या होगी? कई गुना बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी सबकी जरूरत अपने को पता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी, मान लो किसी घर में पहले 4 सदस्य थे, अब उसमें क्या है? 6 सदस्य हैं, तो 2 जनों के लिए भोजन ज्यादा चाहिए, कपड़े भी चाहिए, उनके रहने के लिए जगह भी चाहिए, आने जाने के लिए साधन भी चाहिए, ठीक है। तो इनकी सबकी, और कच्चा माल, जो अपन कच्चा माल उद्योगों से निर्माण होता है उसकी भी क्या हो जाएगी?
वर्दी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनके बनाने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कई गुना बढ़ गई है, पिछले सालों में कई गुना बढ़ गई है। और आपको पता है जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी तो वर्दी होगी। ठीक है, इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं, यानी जितना अपनी जरूरत है उससे भी ज्यादा इस तरह से कर रहे हैं कि एक दिन इनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से अपन क्या करते जा रहे हैं, इसका उपयोग करते जा रहे हैं। ठीक है, यदि यह संतुलन बिगड़ने लगा तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर मानव जो है वो भी क्या कर जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। मानव जीवन भी क्या हो जाएगा, मानव का अस्तित्व है वो भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा अपना निर्भर किस पर है, अपन जो मानव जाति सारी की सारी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। अगर प्राकृतिक संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर मानव के लिए क्या हो जाएगा, अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद देखो संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी किस किस तरह से संरक्षण अपन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे और संरक्षण के पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, इसके बारे में। लेकिन अभी अपन देखते हैं मानव जीव संरक्षण। देखो प्राकृतिक जो संसाधन है वो सभी की संपदा है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारा है तो हम इसको बचाएं, या दूसरा देश है वो कह रहा है मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, दूसरे देश के लिए कम है तो वो उसका ध्यान रखे, ऐसा नहीं है। पूरे प्रकृति में जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सभी की क्या है, पूंजी है। पूंजी का मतलब सभी के लिए वो क्या है, उतना ही उपयोगी है। तो क्या करना चाहिए, हम सभी को मिलकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। ठीक है, जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है, मतलब जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है, जो समाप्त होने वाले, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या हैं, सीमित अवस्था में हैं, तो ये क्या है, समाप्त होने वाले हैं। उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। अगर उनका अपन इसी तरह अंधाधुंध तरीके से या आवश्यकता से अधिक उपयोग करते रहे तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करना, इनके संतुलन को ऐसे अंधाधुंध जो उपयोग किए जा रहे हैं उनको कम करना, सही तरीके से उपयोग करना, जो अपने पढ़ा था, योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत और विवेकपूर्ण इनका उपयोग किया जाए, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक। ऐसा तो है नहीं अगर समाप्त होने वाले तो समाप्त तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो जल्दी समाप्त होने वाले उसको लंबे समय तक अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या किया जाए, इसके जो ये प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त होने वाले, उसके विकल्प खोजने चाहिए। मतलब ऐसे कोई दूसरे विकल्प भी खोजने चाहिए जो वही काम वो कर सकता है, वही काम दूसरा भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के विकल्प अपने को खोजने चाहिए, जिससे क्या हो, उसका प्राकृतिक संसाधन जो जल्दी समाप्त होने वाले उसको लंबे समय तक उपयोग कर सकें, और मान लो ये समाप्त भी हो जाए तो दूसरा इसका विकल्प है वो उसकी जगह पूर्ति कर सके। तो ये थे आज प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।